हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री में क्रोमियम और कॉपर का अपवाद या अपबाहु का अपवाद। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको अपबाहु का नियम समझाया था। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमें ये चीज भी समझाइए। और इसको स्टूडेंट आप यदि पहली बार देख रहे हैं, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आज की इस वीडियो में क्रोमियम और कॉपर का जो अपवाद है या अपबाहु का जो अपवाद है उसको आप जिंदगी तक नहीं भूलोगे। ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत बारीकी से समझाऊंगा। आप लोग यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के आपको पूरे के पूरे सिलेबस का वीडियो आपको इस चैनल पे कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। 11th क्लास में क्वेश्चन आता है अपबाहु नियम का अपवाद लिखिए कि अपबाहु नियम का क्या अपवाद है ना। अपबाहु में क्या होता है स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बढ़ते हुए ऊर्जा कक्षकों के आधार पर भरे जाते हैं। यानी पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर निम्न ऊर्जा कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उच्च ऊर्जा कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन कुछ इसमें ऐसा है कि प्यारे भाइयों, उच्च में ना भरकर पहले निम्न में ही कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, उसका भी रीजन बताएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब आपको भैया सही लिखना पड़ेगा। तो यदि आप अपबाहु के नियम के आधार पर पूरा सही कर दिए तो फिर आपका तो नंबर कट आउट होगा, यानी गलत होगा। यानी यहां पर अपवाद समझाना है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्रोमियम में 3d5 4s1 भरा जाता है और 3d10 कॉपर में 3d10 4s1 भरा जाता है, क्यों? या कि 3d9 4s2 ना होकर यहां पर 3d9 4s2 ना होकर 3d10 4s1 भरा जाता है, और यहां पर 3d4 4s1 ना होकर 3d5 4s1 भरा जाता है, क्यों? यह है आपका लॉजिक। पहले कुछ आपको मैं बेसिक चीजें समझाना चाहता हूं, थोड़ा आप लोग समझेंगे। ये आपका नाभिक है स्टूडेंट, और इसके चारों ओर कक्षा पाया जाता है। ठीक है, ये पहला कक्षा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, ये हो गया। हम इसको कहते हैं क्या? एन। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या बोलते हैं? एन। एन है प्यारे भाइयों, सबका सब एन है। एन मतलब कोष। क्या है? कोष। क्या है? कोष। पहले कोष को हम कहते हैं के, फिर एल, फिर एम और फिर एन। तो ये कोष है स्टूडेंट, के एल एम एन। इतना क्लियर? अब मैं आपसे कह दूं स्टूडेंट कि इसमें केवल एस उपकोष, इसमें एस और पी, इसमें एस पी और डी, इसमें एस पी डी और एफ उपकोष पाया जाता है। समझना जरूरी है। ये नाभिक था। नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पाया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस वृत्ताकार पथ को हम के एल एम एन या कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट, इन जो कोष हैं, इन कोषों में उपकोष भी पाए जाते हैं। तो चार उपकोष मुख्य होते हैं। तो पहले में एस, दूसरे में एसपी, एसपीडी और एसपी3, एसपीडीएफ। तो आपसे यदि कोई कह दे कि उपकोष बताओ, तो आप कह सकते हो कि चार उपकोष हमने पढ़ा, एस, पी, डी और एफ। इतने में कंप्लीट हो जाता है। आगे जी भी होता है, लेकिन यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इतना क्लियर है? अब यदि मैं आपसे कह दूं कि इसमें कक्षक बताओ, तो भैया ये उपकक्षक है, ये उपकक्षा है, यानी उपकोष। उपकक्षा जिसे कहते हैं, उपकक्षा या उपकोष भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो कक्षक होते हैं प्यारे भाइयों, इनमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। एस में एक कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होता है, और डी में 5 कक्षक होता है, और एफ में 7 कक्षक होता है। क्यों? क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी कारण से स्टूडेंट इनमें कक्षक मतलब निर्धारित होता है। इतना क्लियर है ना? मैं आपको पूरा रीजन बताऊंगा, इसलिए इसको बताना जरूरी है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। आंसर लिखते समय किन किन चीजों का? पहले आप क्रोमियम का, क्रोमियम होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है। फिर स्टूडेंट 3d, यहां पर मैं आपको बाद में, और 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4 और 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18 और 18, 2, 20, 20, 4, 24। ये हो गया। लेकिन स्टूडेंट इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ऐसे पेपर में भी लिखना आपको, ब्रैकेट में लिखूंगा गलत। क्या? गलत। अच्छा, तो सही क्या होगा? सही क्या होगा स्टूडेंट? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सही हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 3s2, 3p6 और 3d5 और 4s1।
ये आपका ब्रैकेट में आपको लिखना है कि बिल्कुल ये सही है। क्या है? सही है। ओके, ये हो गया आपका किसका? क्रोमियम का। इसके बाद आपको बताया जाए कापर का। कापर का होता है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप कहें कैसे इलेक्ट्रॉनिक, आप बाहु का नियम पढ़ाया था हमने, वहां पर देख लेना कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d 9 और 4s2। पहले 4s में भरा जाएगा, इसके बाद 3d में भरा जाता है, इसलिए पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और प्यारे भाइयों, आप बाहु के आधार पर पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसकी ऊर्जा स्तर निम्न है, इसलिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसके बाद इसमें भरा जाता है आप बाहु के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? गलत हो जाएगा। लेकिन अब हम यदि भर दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s1, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आपका क्या हो जाएगा? सही। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा उत्तर लिखते समय, आंसर लिखते समय, इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक व्यक्ति के पास 5 कमरे हैं, जैसे इस डी में 5 कमरे हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जैसे एस पी डी और एफ। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लिखना नहीं इसको पेपर में। ठीक है, तो एस में एक कमरा, एक व्यक्ति है छोटा सा, उसके पास 1 कमरे का घर है। फिर पी के पास 3 कमरे का, डी के पास 5 कमरे का और एफ के पास स्टूडेंट 7 कमरे का है। ठीक है, कितना? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपका 7। यानी एस के पास एक कक्षा होता है, कक्षक होती है, ये कक्षक है। क्या है? कक्षक है। एस पी डी और एफ ये क्या है स्टूडेंट? तो ये उपकोष है, इन्हें उपकोष कहा जाता है या उपकक्षा कहा जाता है। लेकिन ये स्टूडेंट ये क्या है? ये है कक्षक। क्या है? कक्षक। थोड़ा समझना जरूरी है। अच्छा, उपकोष के अंदर कक्षक होता है, कक्षा के अंदर उपकक्षा और उपकक्षा के अंदर कक्षक होता है। यानी कोष के अंदर उपकोष और उपकोष के अंदर कक्षक होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये ऑर्बिट है और ये जो ये है ये ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिट है, एन का मान ऑर्बिट, ALMN ऑर्बिट है, और ये भैया सब ऑर्बिट है, S SP SPD सब ऑर्बिट हैं। और ऑर्बिटल क्या है? उनके अंदर होता है। मतलब सबसे बड़ा बब्बा कौन है भैया? N के नीचे बेटा कौन है, उसके फिर पोते कौन है, ऐसा होता है। समझे? यानी पिता N और उसके बेटा कौन सा है? SPD, और उसके फिर भैया पिता यानी बब्बा लग गया तो नाती कौन है? ये कक्षक हो गया। समझ रहे ना? ठीक है, तो इतना क्लियर है प्यारे भाइयों। SPDF तो ये इनकी कक्षा है, मतलब ये छोटे छोटे व्यक्ति हैं। ये छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति थोड़ा और बड़ा और बड़ा। इसके पास 1 कमरे का घर, इसके 3 कमरे, इसके पास 5 कमरा, इसके पास 7 कमरा। याद रखो 4 व्यक्ति थे, SPDF। ऐसे लॉजिक से याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री इतना आसान नहीं होता कि आज चुटकी बजाते आप कर लो, मेहनत करोगे आसानी से याद हो जाएगा। SPDF 4 थे, SPDF, एस के पास 1, पी के पास 3, डी के पास 5 और एफ के पास 7। ओके, क्लियर है ना? तो इसके यहां पर मैंने उपकोष बताने का तात्पर्य था कि आपको बारीकी समझाऊं। ठीक है, चलिए हम बात किसकी करेंगे? डी की। देखिएगा थोड़ा सा, डी एक व्यक्ति था, उसके पास 5 कमरे, उसके पास 5 कमरे। कौन है भैया? डी है। ठीक है, डी के पास 5 कमरे। अब कोई भी व्यक्ति है, उसके पास 5 कमरे हैं, कोशिश यही करेगा कि मैं पांचों के पांचों कमरे को क्या कर दूं? किराए में दे दूं। क्या कर दूं? किराए में दे दूं। समझने की कोशिश करिएगा। एक ये व्यक्ति है तो कोशिश यही करेगा कि किराए में दे दूं, और एक और डी है, ये डी है, ये भी कहता मैं भी किराए में दे दूं। क्या कर दूं? किराए में दे दूं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ये भी डी है और ये भी डी है। इस डी व्यक्ति ने कहा कि हमारे जो कमरा भैया, इसमें केवल सिंगल व्यक्ति, क्या? सिंगल व्यक्ति ही, सिंगल व्यक्ति, ठीक है, सिंगल व्यक्ति ही रह सकते हो। ये बोला डबल व्यक्ति रह सकते हैं। इसका कारण क्या है? यानी ये फैमिली वाला है। क्या है भैया? फैमिली। ठीक है, फैमिली के वाले, है ना? समझिएगा, कोशिश करिएगा कि ये कहता है कि केवल एक एक रहें, लेकिन अचानक आकर के केवल 4 ही रह गए, बोले 1 कमरा खाली रह गया। तो हमेशा सोचता रहेगा स्थायित्व स्थायित्व स्थायित्व, 5 हो जाए, 5 हो जाए। हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 है। यदि एक और आ जाए हमारे पास, यदि कोई और आ जाए तो हमारा कमरा स्थायी हो जाए, हम फिक्स कर दें। भैया हम पहले से हम चाह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति रहे, लेकिन एक एक व्यक्ति नहीं है, तो जब तक कोशिश करेगा भैया कि हमारे पास क्या हो जाए, एक और व्यक्ति आ जाए, तो करता रहेगा कोशिश। और जब एक व्यक्ति और आ गया तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि मेरा कमरा पूरा फुलफिल है, मुझे रूम रेंट मिल रहा है। और दूसरा व्यक्ति है, बोलता मैं कमरा दूंगा लेकिन फैमिली वाले को। मियाँ बीबी 2 लोग होते हैं, तो फैमिली वाले भैया एक मियाँ हर कमरे में और एक क्या कहते हो बीबी रहे। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति आता है, बोला अरे भैया हमको रूम लेना, हम तो सिंगल हैं,
तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, सिंगल में स्थायित्व को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। थोड़ी समझिए, कोशिश करिएगा। अब यहाँ पूरे फैमिली वाले हैं, ये आवारा घूम रहा है, ये सारे के सारे फैमिली वाले हैं, 4 कमरे में फैमिली वाले रह रहे हैं, ये आवारा घूम रहा है। बोले नहीं नहीं तुमको नहीं, तो बोला ये भाई स्थायित्व का ग्रहण कर लो। तो भैया कहे चलो अपनी बीवी को ले आते हैं। तो ये स्थायित्व हो गया। कहने का मतलब जब इसके पास 4 कमरे में व्यक्ति था, एक खाली था, तो ये स्थायी नहीं था, मतलब अस्थायी था। वो परेशान था व्यक्ति, हमारे पास एक कमरे में कोई व्यक्ति आ जाए तो अस्थायी था। क्या भैया? अस्थायी था। मतलब हमने क्या सीखा कि या तो अर्धपूर्ण हो, एक एक, अब आधे आधे है ना, सिंगल डबल तो है नहीं, आधे, तो अर्धपूर्ण हो, या तो सब में पूर्ण भरे हो तो अधिक स्थायी हो जाता है। यहां पर सब बात समझना आपको, या तो सब में अर्धपूर्ण हो या तो सब में पूर्ण भरे हो तो अधिक स्थायी हो जाता है। अच्छा, तो स्थायित्व को ग्रहण करना कौन नहीं चाहता? सब कोई चाहते हैं हम स्थायित्व को ग्रहण कर लें, सब कोई चाहते हैं हमारी एक अच्छी नौकरी लग जाए और हम सेटल हो जाए, सब कोई चाहते हैं हम स्थायित्व का ग्रहण कर लें। या प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे तक मेहनत करता है, डबल ड्यूटी करता है, लेकिन पैसे कम मिलते हैं। गवर्नमेंट कौन नहीं चाहता? गवर्नमेंट मिला 25,000 पेमेंट मिलेगा, 8 घंटा करेंगे ड्यूटी, उसमें भी नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, सिक लगा देंगे। तो कौन नहीं चाहता स्थायित्व को ग्रहण करना? तो भैया ये सब स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं? बोलते हैं उधार लेते, चलो इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेते हैं। तो ये यही काम कर रहे हैं। यहां पर समझने की आप कोशिश करेंगे। ये जो 3D4 था और ये 4s2 था, तो ये स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए ये ससुरा बुढ़ा यहां खड़ा है, बोला भैया स्थायित्व को ग्रहण करना है तो एक तुमसे लेते हैं। तो कहता कोई बात नहीं भैया, कोई तो खुश रहे। एस बड़ा दयालु है यार, एस बड़ा दयालु, कहता कोई तो खुश रहे, और अपना एक इलेक्ट्रॉन झट से इसको दे देता है, क्योंकि ये स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। इसी कारण से अफबाहु के नियम का विवाद है, अफबाहु के नियम का पालन नहीं करता। अफबाहु ने कहा था 3D4 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहां कहता कुछ नहीं भैया, अब हमारे पास 3D5 हो तभी हम स्थायित्व को ग्रहण करेंगे। इसीलिए स्टूडेंट ये 3D5 हो जाता है और 4s1। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जो S-P-D कोई भी हो या हो, ये उपकोष है, ये उपकोष हैं, अधिक स्थायी होते हैं कब? जब इनमें या तो अर्धपूर्ण भरा हो इलेक्ट्रॉन, या तो अर्धपूर्ण या तो पूर्ण भरा हो। समझ रहे हैं ना? तभी अधिक स्थायी होते हैं। जैसे यहां पर हम बात करते हैं 3D10, तो यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन थे। बोले भैया हमको स्थायित्व के लिए एक की आवश्यकता है, प्लीज यार दे दो। तो यस बोला कोई बात नहीं, तुम पर नहीं दे सकते लेकिन हम आपको दे सकते हैं। तो बड़ा दयालु है, यस बड़ा दयालु होता है। और यस अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? 3D को दे दिया और स्थायित्व ग्रहण कर लिया। 3D10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्थायित्व ग्रहण कर लिया। अब बताओ कितना आसान है भैया स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए। अब एक चीज कंसेप्ट रखना, कोई भी उपकोष के कक्षक या तो पूर्ण भरे हो या तो अर्धपूर्ण हो तो अधिक स्थायी होते हैं। फिर से समझिएगा, किसी भी उपकोष के कक्षक पूर्ण या अर्धपूर्ण भरे हो तो अधिक स्थायी होते हैं, बजाय उसके जो कि अर्धपूरित में से भी जो अस्थायी कक्षक होते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा? कोई भी उपकोष है, अब ये तो SPD उपकोष है, ये जो कोष उपकोष हैं ये अधिक स्थायी होते हैं कब? या तो पूर्ण भरे हो या तो अर्धपूर्ण हो। समझ रहे हैं ना? या तो पूर्ण भरे हो या तो अर्धपूर्ण हो तो अधिक स्थायी होते हैं, किंतु ऐसा ना होने पर ये अस्थायी होते हैं। इसीलिए स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए 3D का जो इलेक्ट्रॉन है 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और क्रोमियम में 3D4 न होकर 3D5 और 4s1 हो जाता है। इसी प्रकार कॉपर में 3D9 न होकर 3D10 और 4s1 हो जाता है। आप लोग पेपर में लिखते समय इतना लिखेंगे, बारीकी समझाया, मैं उम्मीद करता हूं कि जिंदगी में नहीं भूलेगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखो ना, कोई दिक्कत नहीं, तो कभी नहीं भूलेगा। ये चीज आपने समझ गया। अब आपको लिखना क्या स्टूडेंट? इसको लिखने के बाद आप लिखोगे कि कोई भी अर्धपूर्ण या पूर्ण उपकोष अधिक स्थायी होता है उन कक्षकों से जो कि अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। समझ रहे हैं? कोई भी अर्धपूर्ण या पूर्ण उपकोष जो होते हैं अधिक स्थायी होते हैं उन कक्षकों से जो कक्षक अर्धपूर्ण रूप से, मतलब जो अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है ना? इतना क्लियर है? कोई भी उपकोष पूर्ण या अर्धपूर्ण स्थिति पर अधिक स्थायी होते हैं उन कक्षकों से जिन कक्षक में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। अतः स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए जो क्रोमियम होता है वो S से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 3D5 और 4s1 भरा जाता है, और कॉपर में S से एक इलेक्ट्रॉन लेकर 3D10 और 4s1 भरा जाता है। अब कोई बच्चे कहेगा सर इसका बताइए कैसे लिखना है? तो स्टूडेंट इसको मैं अब लिखने की तरीका मैं आपने को बता ही दिया। ठीक है, तो आप लोग लिख भी लेना, पेपर में बन भी जाएगा। 1 से 2 बार समझोगे तो इजिली आपसे बनेगा।
मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को आसान भी से समझाऊं, कितना भी कठिन मेथड हो, लेकिन आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी टॉपिक समझाऊंगा तो रटना नहीं पड़ेगा, मेरा वादा है। आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। उसकी कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी डाउनलोड कर लें। और यदि इनका नोट्स आपको लेना है तो बस कॉन्टैक्ट करना है 9685 पर। आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से नोट प्राप्त करना है और प्रॉपर रूप से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।